हेलो फ्रेंड्स, यूके स्टडी सर्कल के सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, 27 दिसंबर को यूके स्टडी सर्कल की टीम द्वारा एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया गया था, जो कि टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 6 था। आज के इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे उस टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स को और साथ में रिजल्ट के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए कितनी यूज़फुल हो रही है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यदि आपके कोई सुझाव इससे संबंधित हैं तो अपने सुझाव भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन जो टेस्ट का था, उत्तराखंड में किस स्थान पर मोनाल ट्रैक की खोज की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चमोली में। चमोली जनपद में एक गांव है बाण गांव, जो कि देवाल ब्लॉक में आता है। यहाँ पर देवेंद्र पंचोली और हीरा सिंह गढ़वाली द्वारा एक मोनाल ट्रैक की खोज की गई है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन, किस स्थान पर उत्तराखंड भाषा संस्थान स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गैरसैंण में। गैरसैंण में उत्तराखंड भाषा संस्थान स्थापित किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, जानकी सेतु किन दो जिलों को जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी और पौड़ी जिले को। ये मुनिकी रेती और स्वर्गाश्रम क्षेत्र को जोड़ने वाला है जानकी सेतु। और यहाँ पर मुनिकी रेती जो है ये टिहरी जिले में और स्वर्गाश्रम क्षेत्र पौड़ी जिले में आता है। तो ये इस प्रकार यहाँ से टिहरी और पौड़ी ये करेक्ट आंसर होगा। ये जो पुल है वो गंगा नदी पर बना हुआ है और 346 मीटर लंबा 3 लेन पुल है और हाल ही में 20 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक कुमार। उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक हाल ही में 1 दिसंबर से इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। इनसे पहले अनिल रतूड़ी उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनिल जोशी। ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह इसका सही आंसर है। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष या फिर वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक पर्यावरणविद हैं और जल संरक्षक भी हैं। इन्हें इनके जो पर्यावरण और जल संरक्षण से जुड़े कार्य हैं उनके लिए 2001 में रमन मैग्सेसे और 2015 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध अभिनेता विश्व मोहन बडोला का निधन हो गया है। मूल रूप से वे किस राज्य से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। ये उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित ठठोली गांव से मूल रूप से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हैस्को नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना की थी अनिल प्रकाश जोशी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हैस्को यानी हिमालय पर्यावरण अध्ययन संस्थान, पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान, 1979 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ पर याद करते हुए चले कि अनिल प्रकाश जोशी जी को जनवरी में इसी साल 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य के रूप में हाल ही में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेश बंसल ने। इन्होंने हाल ही में 30 नवंबर को शपथ ग्रहण की थी और इनका जो कार्यकाल है वो 2026 तक रहेगा। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, बहुचर्चित सौंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड में देहरादून में इसको शुरू किया जाएगा। देहरादून वासियों के लिए एक पेयजल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला अंगदाता स्मारक किस राज्य में बनाया गया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में ये अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस के दिन इसका उद्घाटन किया गया था 27 नवंबर को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान है? तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पहला स्थान है हिमालयी राज्यों में। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी कि निर्यात सूचकांक 2020, उत्तराखंड का पहला स्थान हिमालयी राज्यों की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड आइकन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हेमंत पांडे को। हेमंत पांडे के साथ ही समाज सेवी हरिश्चंद्र पांडे को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, उत्तराखंड आइकन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ए शिवथानु पिल्लई। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
ए शिवथानु पिल्लई, इन्होंने अब्दुल कलाम साहब के साथ इनके साथ काम किया था इन्होंने SLV-3 और PSLV कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन के अध्ययन के दौरान, और इन्होंने ये पुस्तक इनके ऊपर लिखी है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हाल ही में शुरू की जाने वाली 5 स्टार विलेज योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है डाक विभाग से, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये योजना सुदूरवर्ती गांवों में डाक सेवाओं को और जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी सितंबर 2020 में महाराष्ट्र से शुरू की गई थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा कितनी नई नगर पंचायतें बनाने की घोषणा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 9 नई नगर पंचायतें। ये जो नई पंचायतें बनाई जाएंगी ये बागेश्वर, उधमसिंह नगर, पौड़ी और हरिद्वार जिलों में इनकी स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर निम्न में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो बहुत आसान सा सवाल है। कर्क रेखा भारत के मध्य से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से गुजरते हुए ये कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, ये जाती है। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? सही आंसर है पाणिनि ने, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री शिवानी गौरा पंत, ये इनमें से क्या थी? तो जो शिवानी है ये उपन्यासकार रही हैं, यानी कि लेखिका हम ऑप्शन को चुनेंगे। हालांकि उपन्यास के अलावा भी इन्होंने अन्य विधाओं पर भी काम किया है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है इन्होंने, लेकिन मुख्य रूप से ये उपन्यासकार रही हैं, और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित यहाँ की परंपराओं के संबंधित वर्णन इन्होंने काफ़ी अपनी जो कृतियाँ हैं उनमें किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे जयानंद भारती, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डोला पालकी आंदोलन ये शिल्पकारों से संबंधित एक आंदोलन है, जिसमें जो शिल्पकार दूल्हा जो होता था, दूल्हे को घोड़े पर या पालकी में बैठने की जो उस समय इजाज़त नहीं थी, तो उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, डोला पालकी आंदोलन, जयानंद भारती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल में। ये नैनीताल के भीमताल में स्थित है नल दमयंती ताल, और इसे जो है राजा नल और उनकी रानी दमयंती के नाम पर इसका नामकरण किया गया, नल दमयंती ताल। कहा जाता है कि उनकी समाधि वहाँ पर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये है ऑप्शन पी गंगोत्री ग्लेशियर, जो कि उत्तरकाशी में है। 30 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यहीं से गौमुख नामक स्थान से भागीरथी का उद्गम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे एक चंद्र से और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता, ये कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन 23, चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? तो ये बुग्याल है औली। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 70%, 70.70% महिला साक्षरता दर, ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नैनीताल में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक बात कर लें कि देहरादून के मसूरी में भी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित है, जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से है, LBSA कहा जाता है इसको, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, काली एवं गोरी नदी का संगम कहाँ है? तो काली गोरी नदियाँ मिलती हैं जौलजीबी में, इनका संगम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है ऑर्गेनिक चाय, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मातृ सत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की किस जनजाति में लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है थारू जनजाति में, मातृ सत्ता यानी कि जहाँ परिवार का मुखिया माता को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला एक पशु मेला है? तो ये है ऑप्शन सी सोमनाथ मेला। सोमनाथ मेला उत्तराखंड में अल्मोड़ा की मासी क्षेत्र में लगता है, पशु मेला है। इसे बैसाख महीने की में पूर्णिमा के दिन ये मेला आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? नहीं का जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये
हमें मालूम है हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और इनके अलावा प्रयाग में, प्रयागराज, इलाहाबाद, यहाँ पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जबकि पुष्कर में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस होंगे। पहला है इसमें, सूर्योदय शब्द का संधि विग्रह क्या है? तो सूर्योदय का होता है सूर्य प्लस उदय, गुण संधि है इसमें। इसमें जो नियम यूज हो रहा है अ धन उ बराबर ओ का नियम यूज हो रहा है, और गुण संधि है इसमें, या इसको हम स्वर संधि भी कहते हैं, क्योंकि गुण संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत शब्द कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? तो हमें मालूम है पहाड़, नग और भूधर पर्वत को ही कहा जाता है, जबकि अंबुधि जो है ये समुद्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी अंबुधि पर्वत का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला सवाल, देवनागरी लिपि का विकास हुआ किससे हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो मालूम है जड़ता, घटना, दया, इनका हम स्त्रीलिंग के रूप में यूज करते हैं, लेकिन बुढ़ापा जो है इसका पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, बुढ़ापा आ गया कहते हैं। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर हम देखेंगे अधः पतन, ये शुद्ध रूप है। अधः पतन यानी नीचे की ओर पतन होना, नीचे की ओर गिरना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना, सत धन भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है? तो हम यहाँ देखेंगे सत, यहाँ पर आया त व्यंजन, प्लस भावना, यहाँ पर आया भ, यानी दोनों में क्या आ रहा है? व्यंजन का मेल हो रहा है, दो वर्णों का मेल। वर्ण कौन से हैं? व्यंजन है, तो व्यंजन के मेल से ये संधि बन रही है, तो व्यंजन संधि सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोयले की दलाली में हाथ काले, यहाँ पर एक लोकोक्ति दी गई है, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ है बुरे का साथ करने से कलंक लगता है, कोयले में अगर हाथ डालेंगे तो हाथ काले हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इनमें से मूर्धन्य ध्वनियाँ बतानी है। ये सारे स्पर्श व्यंजन हैं। तो स्पर्श व्यंजन में इनमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, दंत्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, दंत्य है। तो इनमें से मूर्धन्य कौन से हैं ये बताना है। तो ये हैं ऑप्शन सी ट, ठ, ड और ढ, ये मूर्धन्य यानी मूर्धा से ये ध्वनियाँ निकलती हैं। तो ये जो मुंह के अलग अलग भाग हैं, यानी कंठ जो गला है, कंठ से जो निकलने वाली ध्वनियाँ हैं उनको कंठे कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ये क वर्ग वाले जो हैं कंठे में आते हैं। उसके बाद तालव्य आता है, यानी मुंह के अंदर तालु का जो पिछला वाला हिस्सा है उससे स्पर्श करके जो ध्वनियाँ निकलती हैं, हवा का स्पर्श वहाँ से होता है। च, छ, ज, झ, य ये इसमें आती हैं, इनको तालव्य कहा जाता है। और उसके बाद मूर्धा यानी तालु का अगला वाला भाग, आगे वाला जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है, और वहाँ से स्पर्श होके जो ध्वनियाँ निकलती हैं हवा के स्पर्श होके ट, ठ, ड और ढ, ये ट वर्ग की जो वर्ण है वो इनको कहा जाता है मूर्धन्य ध्वनियाँ या मूर्धा से निकलने वाली ध्वनियाँ। उसके बाद आती हैं दंत्य, यानी दांत का जहाँ पर यूज होता है त, थ, द, ध। और सबसे लास्ट में आती हैं ओष्ठ, ओष्ठ यानी कि होठों के स्पर्श से प, फ, ब, प वर्ग वाले जो होते हैं प, फ, ब, भ, ये ओष्ठ में आते हैं। तो ये पीछे से आगे की ओर इनका क्रम होता है, पहले कंठ, फिर तालु तालव्य, फिर मूर्धा, फिर दंत्य और फिर ओष्ठ। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 39, निम्नलिखित में से एक वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें से 3 गलत हैं। तो हम देखेंगे रोटी बच्चे को पकाकर खिलाओ, भाई बच्चे को पकाकर थोड़ी खिलाएंगे, रोटी रोटी को पकाएंगे ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर हम देखेंगे सी वाला देखते हैं, तो बच्चे को पकाकर, यहाँ भी वही कह रहा है बच्चे को पकाकर, बच्चे को नहीं पकाते हैं, रोटी को पकाते हैं। और डी वाला हम देखेंगे तो पकाकर रोटी बच्चे को खिलाओ, ये तो जो वाक्य है वाक्य की संरचना ही गलत हो रही है। तो ऑप्शन बी जो है बच्चे को रोटी पकाकर खिलाओ, तो ये सही है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। अगला सवाल 40, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा असाध्य। जिस बीमारी का ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है, उसको कहा जाता है असाध्य बीमारी, असाध्य रोग। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अब ये जनरल रीजनिंग और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें होंगे, 10 क्वेश्चंस। 41 है, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। विषम हमने पढ़ा होगा ऑड वन आउट जिसको कहते हैं, यानी कि 3 जो है वो मिलते जुलते होंगे, चौथा अलग होगा, उसको चुनना है।
तो हम यहाँ देखेंगे बाजरा, चावल और गेहूँ ये तीनों ही अनाज के रूप हैं, जबकि सरसों जो है वो तिलहन में आता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए को सही करेंगे। अगला सवाल, एक संयुक्त परिवार में एक माता पिता, 3 शादीशुदा पुत्र, एक अविवाहित पुत्री रहते हैं, और साथ ही दिया है कि 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं, तो इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन है, एक तो माता पिता हैं, यानी कि एक महिला यहाँ हो गई माता, 3 शादीशुदा पुत्र हैं तो उनकी 3 पत्नियां होंगी, प्लस 3 महिलाएं ये हो गई, एक अविवाहित पुत्री है तो ये एक और हो गई। अविवाहित है तो इसको हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसको हमने महिला में नहीं जोड़ना है, महिला यानी फीमेल, फीमेल कितने हैं ये बताना है। फिर है 2 पुत्रों के 2-2 पुत्रियां हैं, 2-2 पुत्रियां, तो 2 पुत्रियां एक की और 2 पुत्रियां दूसरे की। इस परिवार में कुल कितनी महिलाएं, तो हम इनको ऐड करेंगे, 2 + 2 4 + 1 5 + 3 8 + 1 9, तो टोटल हो गई 9 फीमेल्स, 9 महिलाएं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 9 दिन पहले सूर्या बाजार गया, वह केवल बृहस्पतिवार को बाजार जाता है, तो बताना है कि आज कौन सा दिन है। 9 दिन पहले वो बाजार गया, यानी कि वो बाजार गया होगा कब, थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार को, और उसके 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद फिर से वही दिन आ जाता है, 7 दिन बाद फिर से बृहस्पतिवार आ गया, तो 7 दिन चले गए, अब केवल 2 दिन बचे, यानी 8वें दिन होगा थर्सडे के बाद फ्राइडे, और 9वें दिन हो जाएगा सैटरडे यानी शनिवार। तो आज क्या हो जाएगा, शनिवार, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44। यदि किसी संख्या का 80% 960 हो तो उसी संख्या का 180% कितना होगा। इसको हम नीचे एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। संख्या हमने मान ली ए, अब ए का 80% दिया है 960, तो हम इसको a इंटू 80/100 = 960 ऐसे लिख सकते हैं। अब हमने ए निकालना है तो 80/100 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 100 चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 80 चला जाएगा डिवाइड में, तो 960 इंटू 100/80 इसको कैलकुलेट करते हैं, यह आ जाता है 1200 यानी 1200। अब आगे दिया है इसी संख्या का 180% निकालना है, तो 1200 का 180% निकालेंगे, 1200 × 180/100, इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 2160, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसको हम इस तरह से भी डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ क्या किया, पहले 960 का इंटू 100/80 किया, और उसके बाद जो आंसर आया उसको इंटू 180/100 कर दिया। तो इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं, 960 इंटू 100/80, फिर उसका 180% निकाल दिया इंटू 180/100। यहाँ पर क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 100 और 100 ये डायरेक्टली कैंसिल हो गए, और फिर हम देखेंगे ये 0 0 कैंसिल हो गए, और 8 से 96 कैंसिल हो गया, 12 8 96, 12 टाइम्स, और फिर इनको सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2160 आ जाएगा। आंसर दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से करो उतना ही आएगा, और भी मेथड होते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45। 2⁴ मल्टीप्लाइड 4�2 डिवाइडेड बाई 8⁴ इक्वल टू कितना होगा, ये बताना है। उसको हम एक्सप्लेनेशन में इसको चेक करते हैं, तो 2 की घात 4 ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 16, 4⁻², 4 की घात 2 ये भी 16 आ गया, डिवाइडेड बाई 8⁻², इसको अगर हम 8 × 8 लिखेंगे तो ये कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। 8 से ये वाला 16 गया 2 टाइम्स, और ऐसे ही 8 से दूसरा 16 गया 2 टाइम्स, तो 2 × 2 ये हो गया 4, आंसर हो जाएगा 4 यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 46। ये दिया है कि 2 वर्ष पूर्व अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु की 2 गुनी थी, तो हमारे पास यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल गई, अनिल की आयु 2 गुनी थी, यानी अनिल बड़ा है और भूपेंद्र छोटा है। यदि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो, यानी कि जो छोटा वाला है वो 2 साल छोटा है, तो हमने मान लिया भूपेंद्र की आयु है a, अनिल की आयु है a+2, यानी कि अनिल 2 साल बड़ा है तो उसकी आयु a+2 हमने कंसीडर कर ली। दूसरी कंडीशन दी है कि 2 वर्ष पूर्व अनिल की आयु 2 गुनी थी, तो 2 वर्ष की पूर्व पहले हम दोनों की आयु लिखेंगे। अनिल की अभी a+2 है तो 2 साल पहले रही होगी, 2 माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है, a+2 -2। ऐसे ही भूपेंद्र की अभी है a, तो 2 साल पहले रही होगी a-2, और दिया है कि 2 साल पहले अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु की 2 गुनी थी, तो भूपेंद्र की आयु को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये a+2 -2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा 2a - 4, और यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ
टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ए की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ये आएगी 4। अब तो 4 किसकी आई है, भूपेंद्र की। जब भूपेंद्र की आयु 4 है तो अनिल की हो जाएगी 4 + 2 यानी कि 6, 6 वर्ष। भूपेंद्र अनिल की आयु हो जाएगी 6 वर्ष। आप इसको क्रॉस करके चेक भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47। एक आदमी अपनी यात्रा का 30 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी का बचा 40 किलोमीटर इसकी ये दूरी को 5 घंटे में तय करता है। तो हमें बताना है संपूर्ण यात्रा की औसत गति की गणना कीजिए। अब हमें मालूम है औसत यात्रा के लिए क्या निकालते हैं, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय। तो कुल दूरी तो हमारे पास कितनी है, 30 किलोमीटर पहले यहाँ है और 40 किलोमीटर यहाँ है। तो कुल दूरी हो गई 30 + 40 यानी 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर हो गई। और कुल समय हमने निकालना है, तो दिया है कि पहले 30 किलोमीटर की जो दूरी है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली होगी। तो 6 × 5 = 30 यानी 5 घंटे तो यहाँ लगे होंगे। और बाद में दिया है फिर क्या, 40 किलोमीटर की दूरी, 5 यहाँ सीधे सीधे टाइम दे रखा है तो 5 घंटे यहाँ लग गए। तो 5 और 5 10 घंटे, तो टोटल टाइम हो गया 10 आवर्स। अब हम सीधे सीधे औसत इसकी जो गति निकालेंगे, तो कुल समय हो गया, कुल दूरी हो गई 70 और कुल समय हो गया 10, डिवाइड करेंगे तो 10 × 7 = 70। तो सीधे सीधे आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। सॉरी, यहाँ पर दिया है यदि 2a = 3b = 4c तो a/b/c कितना होगा। इसको हम एक्सप्लेनेशन में चेक करते हैं। ये 2a = 3 = 4c दिया है, इसको हमने मान लिया x। ये सारे इक्वल हैं तो सारे इक्वल किसी नंबर के तो होंगे इक्वल, उसको हमने x मान लिया। यहाँ से हम a की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो a के साथ मल्टीप्लाई में 2 है, 2 शिफ्ट हो जाएगा x के साथ, तो a की वैल्यू आ गई x/2। ऐसे ही b की वैल्यू निकालेंगे तो 3 शिफ्ट हो जाएगा x के साथ, तो b की वैल्यू आ गई x/3। सिमिलरली c की वैल्यू आ गई x/4। ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, तो इनका हम अनुपात निकाल लेंगे। क्या किया हमने, a/b/c, ये हो गया x/2, ये हो गया x/3 और ये हो गया x/4। x हम एलिमिनेट कर देते हैं, सब में x आ रहा है, x को एलिमिनेट कर दिया, ये आ गया 1/2, 1/3, 1/4। अभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर हर में दिया है 2, 3 और 4 दिया है, तो इनका एलसीएम हमने ले लिया 12। एलसीएम 12 ले लिया तो ऊपर आ गया 2 × 6 = 12, फिर 3 4 = 12 और इधर आ गया 4 3 = 12 यानी 6 4 3। 12 पूरे के साथ है तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये आ गया 6:4:3 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये टेस्ट में शायद गलती से कुछ और छप गया था यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन में सभी लोगों को 1 मार्क्स दे दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखेंगे, मान लेते हैं कि उसके पास मुर्गियां हैं x और गाय हैं y। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो x + y, पहला क्या दिया है कि सिरों की संख्या है 48। अब सिर कितने होंगे, गाय के पास भी एक ही सिर है और मुर्गियों के पास भी एक ही सिर है, तो दोनों को जोड़ दिया, टोटल सीधा सीधा हो गया x + y = 48। यहाँ से हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, 48 - y। दूसरी कंडीशन दी है पैरों की संख्या है 140। अब पैरों की संख्या, मुर्गी के पास तो 2 ही पैर होते हैं, गाय के पास 4 पैर होते हैं। एक मुर्गी के पास 2 पैर हैं, तो टोटल पैर हो जाएंगे 2x। जितनी भी मुर्गियां हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली एक गाय के पास होते हैं 4 पैर और गाय हमारे पास y, तो y यानी कुल गायों की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया 4y। तो गायों के पास टोटल पैर हो गए 4y और ये टोटल वैल्यू दे रखी है 140। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, 2x + 4y = 140। इसमें x की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 48 - y। x के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, 48 - y। तो इसको हमने फिर कैलकुलेट कर लिया, ये 2 × 48 ये हो गया 96 और 2 × y हो गया -2y + 4y ऐसे ही रहा = 140। अब हम ये चेक करेंगे तो 4y - 2y करके ये आ गया 2y और 96 को शिफ्ट कर दिया हमने 140 के साथ, 140 - 96 ये हो गया
44, 2y की वैल्यू 44, तो y की वैल्यू आ गई 22। और y हमने किसको माना था, गाय को, यानी कि गाय के जो टोटल गायों की संख्या हो गई वो हो गई 22, तो 22 गायें टोटल हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 2 इंटू 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 इंटू 7, इनका लघुत्तम समापवर्ती यानी लॉसो निकालना है, एलसीएम इनका कैलकुलेट करना है। तो लॉसो में हमें मालूम है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में वो हमने क्या लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, यानी लीस्ट कम से कम जो मल्टीपल हो उसका, उसको हमने लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके जो फैक्टर्स होंगे वो एक बार कम से कम सभी को लेना होता है। तो 2 3 5 ये सिंगल टाइम आए हैं, 2 3 5 हम इनको ले लेंगे और साथ में 7 भी आ जाएगा। ये 3 5 एक बार यहाँ आए हैं, एक बार यहाँ है, तो एक ही बार लेंगे इनको। तो ये हमारे पास हो गया 2 3 5 7, एक एक बार सभी आ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स को हमने ब्रीफली डिस्कस किया। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की। तो इस बार के जो रिजल्ट्स हैं, 27 नंबर को जो कंडक्ट कराया था, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे जो है जीत कोचिंग चंपावत से, इनके 48 मार्क्स हैं। साथ में अविशा, ये भी चंपावत से हैं, इनके भी 48 मार्क्स हैं। और राजपाल सिंह जो कि उत्तरकाशी हैं, इनके भी 48 मार्क्स हैं। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपने यहाँ पर दिया है, आप बहुत अच्छी कोशिश की है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और आपके लिए तालियां। दूसरे नंबर पर है पूनम, इन्होंने सेकंड पोजीशन गेन की है, ये टनकपुर से हैं, इनके 47 मार्क्स आए हैं, केवल एक मार्क इनका कम है। पूनम, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तीसरे नंबर पे हैं अमित नेगी, देहरादून से हैं, इनने 45 मार्क्स गेन किए हैं। बहुत बहुत बधाई अमित आपको, आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्क्स का बहुत ही कम डिफरेंस है। आगे भी चिराग जो है चंपावत से हैं, इनको 44 मार्क्स गेन किए हैं। विनोद ये हल्द्वानी से हैं, इन्होंने भी 44 मार्क्स गेन किए हैं। और अब्दुल हामिद ये रामनगर से हैं, इनके भी 44 मार्क्स इनको भी मिले हैं। बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह से तैयारी करते रहिए, सफलता निश्चित ही मिलेगी। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो इसके बाद अशोक कोहली पिथौरागढ़ से हैं, 42 मार्क्स, वेरी गुड। मंजू नेगी नैनीताल से हैं, इनके भी 42, वेरी गुड। नीलिमा हल्द्वानी से हैं, इनके भी 42, बहुत अच्छा। इसके बाद मनोज रावत हैं देहरादून से, 41 मार्क्स। दीपक पैंतोला धारचूला से 40, लवीश जोशी चंपावत से, इनके भी 40, बबीता बोहरा चंपावत से, इनके भी 40, और निधि देहरादून से, इनके भी 40, वेरी गुड वर्क। नेक्स्ट है प्रेम गौड उत्तराखंड 39, सत्या पिथौरागढ़ 39, पीएसपी चंपावत से, ये भी 39। नेक्स्ट फिर राहुल बलूटिया हल्द्वानी से 39, हर्षिता रावत हल्द्वानी से 38, हर्षिता रावत दोबारा दिया है इन्होंने। ज्ञानी सिंह रामनगर 38, सनीपाल सतपुली 38, दीपा बिस्ट नैनीताल 38, नवीन चंद्र अल्मोड़ा 37, दीपक सिंह मेहता चंपावत 37, सागर चंद्रा ये ऋषिकेश से हैं 37, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है। फिर है मुकेश कोटद्वार से 37, रॉबिन चौहान प्रयागराज यूपी से हैं ये 37, राम टनकपुर से हैं 37, राम सिंह नेगी कोटद्वार से 36, करिश्मा पवार देहरादून से 36, आशु कोटद्वार से 35, प्रीतम नेगी देहरादून से 35, सोहेल तनवीर हरिद्वार से 35। नेक्स्ट है इसके बाद सोहेल तनवीर हरिद्वार से 35, रूपा बीजीआर बागेश्वर हो सकता है 34, संजय कुमार चंपावत से 34, संदीप हल्द्वानी से 34, अनिल चंपावत से 34, गौरव खटीमा से 34, मन्नू मलिक रुड़की से 33, मनीषा चमोली से 33, यूवी नैनीताल से 33। नेक्स्ट आफ्टर दैट हितेश बिस्ट मुक्तेश्वर से 32, अक्षय कंडारी चमोली से 31, महेंद्र अल्मोड़ा से 31, पवन सिंह कोटद्वार से 31। नेक्स्ट आफ्टर दैट मृगेश चंपावत से 30, दीप चंपावत 30, अतुल रावत पौड़ी से 30, अतुल रावत ये दोबारा दिया है इन्होंने। दिया बिस्ट रुद्रपुर से 29, विवेक पनेरू चंपावत 27, प्रकाशदीप देहरादून 27, अंकिता जोशीमठ 26, उषा पिथौरागढ़ 26, अमित डेली 25,
राकेश भट्ट उत्तरकाशी 25। आफ्टर दैट रविंद्र कुमार बागेश्वर 25 और संजय थवाल चंपावत से 25। तो ये वो लोग हैं जिनने 50% या 50% से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं। उन लोगों का रिज़ल्ट यहाँ पर शामिल किया गया है। तो काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा है, और जिन लोगों का कुछ कम रहा है तो हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह से तैयारी करते रहेंगे, और आपके जब भी एग्ज़ाम आप देंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए